हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्नर्स एकेडमी पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम बच्चों अपने 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहे थे, उसी को जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे। मई 2020 से जो भी इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। आज भी आपके लिए इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस लाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मई 2020 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है बच्चों, वो है रिसेंटली कोविड काथा मल्टीमीडिया गाइड्स बुक वाज लॉन्च्ड बाय हुम। हाल ही में कोविड काथा मल्टीमीडिया गाइड बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, मनोहर लाल खट्टर, एम वेंकैया नायडू, और चौथा ऑप्शन है आपका अमित शाह। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। जी देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने ही अभी हाल ही में कोविड का था मल्टीमीडिया गाइड्स बुक को लॉन्च किया है। ठीक है जी। और ये आप सभी जानते हैं, ये हमारे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हैं। क्या है ये? हमारे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है जी, ये हमारे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हैं। अच्छा, इस बुक में क्या दिया गया है? असल में इस बुक में जो है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताया गया है कि किस तरह से आप अपने आप को कोविड-19 से सेफ रख सकते हैं। किससे? कोविड-19 से आप अपने आप को किस प्रकार से सेफ रख सकते हैं, इसमें ये चीज़ें बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में बताई गई हैं। और कोविड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें बताई गई हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन कोविड से रिलेटेड हैं कि क्या है ये, किस प्रकार से फैलता है, किस प्रकार से इससे बचना है, सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अच्छा, ये जो बुक लॉन्च की गई है बच्चों, ये एक ख़ास दिन लॉन्च की गई है। असल में ये जो लॉन्च की गई है बच्चों, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 50वां स्थापना दिवस था। तो उसी के उपलक्ष्य में ये बुक लॉन्च करी गई थी डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा। किसका? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी का 50वां स्थापना दिवस था, 50th स्थापना दिवस था। तो इसी के उपलक्ष्य में डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा कोविड का था मल्टीमीडिया गाइड्स बुक को लॉन्च किया गया था। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करी गई है, तो इसके अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ, तो ये हुआ है बच्चों 1971 में एस्टेब्लिश। ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये भी आप याद रखें। अब चलते हैं अपने बाकी के ऑप्शन पर, ये भी आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि दूसरा ऑप्शन है आपका बच्चों मनोहर लाल खट्टर। आप सभी जानते हैं हरियाणा के ये सीएम है, हरियाणा के सीएम है ये। ठीक है जी, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने भी अभी एक बुक लॉन्च की है। कौन सी बुक लॉन्च की है? तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, क्योंकि ये भी हाल ही की करंट की न्यूज़ रही है। तो इनके द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है बच्चों, वो की गई है द एयर एक्ट 1981। द एयर एक्ट 1981 जो बुक लॉन्च की गई है, वो की गई है बच्चों मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू, आप सभी जानते हैं कि ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति ये हमारे देश के हैं। ठीक है जी। तो इन्होंने भी बच्चों
एक अपनी बुक लॉन्च करी है। वेंकैया नायडू जी ने भी अपनी एक बुक लॉन्च करी है। असल में हुआ क्या है कि इनका अभी 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, मतलब इनके कार्यकाल को 2 वर्ष अभी पूरे हुए हैं। तो इन्होंने भी अपनी इसी को लेकर एक इसी उपलक्ष्य में एक बुक लॉन्च करी है। वो क्या करी है इन्होंने, उस बुक का नाम है बच्चों लिसनिंग लर्निंग एंड रीडिंग। तो आप सभी जानते हैं भैया, इनको सुनना कितना पड़ता है, इनको सीखना भी पड़ रहा है और पढ़ना भी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके करंट के लिए, अभी करंट में रहे हैं, करंट न्यूज़ में रहे हैं, तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कोविड गाथा मल्टीमीडिया गाइड बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो वो की गई है आपकी डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा 50वें स्थापना दिवस पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ठीक है। मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा कौन सी बुक लॉन्च की गई है, द एयर एक्ट 1981। और एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा कौन सी बुक लॉन्च की गई है, लिसनिंग लर्निंग एंड रीडिंग। ठीक है। और अपने 2 वर्ष के कार्यकाल का भी इनका समय अभी पूरा हुआ था। ठीक है जी। तो बच्चों ये है आपकी कोविड गाथा बुक, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं ये, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं ये, और ये है आपकी कोविड गाथा बुक जो लॉन्च की गई थी। ठीक है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टेनिस प्लेयर यूसुफ होसाम हैज़ बीन बैंड फॉर लाइफ, फ्रॉम विच कंट्री ही इज़। टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को जीवन भर के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, वह किस देश से हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं इजिप्ट, दूसरा ऑप्शन है इटली, तीसरा है स्पेन, और चौथा है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से इसका आंसर आप हमें बता दीजिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि पहला ऑप्शन इजिप्ट। इजिप्ट के ये बच्चों खिलाड़ी हैं, टेनिस प्लेयर हैं यूसुफ होसम जी, और इनको अभी लाइफ टाइम के लिए, जीवन भर के लिए इनको बैन किया गया है। यानी कि अब ये अपने खेल में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, अपने खेल से ये नहीं जुड़े रह सकते। तो इनको करा क्यों गया है बैन? तो इनको बैन इसलिए करा गया है क्योंकि इन पर मैच फिक्सिंग और करप्शन, मतलब कि मैच फिक्सिंग और करप्शन में ये अभी पाए गए हैं। इन पर ये चार्ज जो लगे थे मैच फिक्सिंग के और करप्शन के, ये सही पाए गए हैं। मैच फिक्सिंग होती है ना, कोई भाई मान लीजिए कोई खरीद लेता है कि तुम्हें हारना है जीतना है, या जिस तरीके से भी काम होते हैं। ठीक है। तो ये इनसे जुड़े हुए थे, इन पर ये आरोप लगे हुए थे मैच फिक्सिंग के और करप्शन के, तो ये सही साबित हुए हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इन पर लाइफ टाइम का बैन कर दिया गया है। अब करा किसने है इनको बैन? तो अगर देखिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जाननी। ठीक है। करंट का मतलब ये नहीं है कि केवल ये पढ़ा और हो गया, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड भी जानेंगे तो ज़्यादा आसानी होती है और चीज़ें भी समझने में। ठीक है। तो इनको जो बैन किया है बच्चों, वो किया है टेनिस इंटीग्रिटी ने। टेनिस इंटीग्रिटी ने इनको क्या किया है, बैन किया है। ठीक है जी। और आप सभी जानते हैं कि वाडा वाडा भी एक संस्था है जो ये भी करती है वही काम। ये क्या करती है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें पहले, तो ये है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी
ये देखती है कि भाई कोई एथलीट है, कोई जो है कोई प्लेयर है, कोई खिलाड़ी है, वो किसी प्रकार का संदिग्ध सेवन तो नहीं कर रहा है, ठीक है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस सुधर सके। तो ये चीज़ चेक करती है। लेकिन अगर यूसुफ होसाम जी के केस की बात करें तो इनको जो बैन लगाया गया है वो लगाया गया है टेनिस इंटीग्रिटी के यूनिट के द्वारा। यानी ये एक संघ है जो देखता है कि भाई टेनिस की अखंडता बनी रहे, टेनिस की शुद्धता बनी रहे। तो इस इनके द्वारा जो है इन पर लाइफ टाइम का बैन लगाया गया है। अब मैंने वाडा का जिक्र क्यों किया? मैंने वाडा का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अभी भारत के एक एथलीट रहे हैं या भारत के एक एथलीट हैं, उनको बैन किया गया है वाडा के द्वारा, ठीक है। तो वाडा एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जो ये चेक करती है कि किसी ने कोई संदिग्ध सेवन तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसी कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो भारत के जो एथलीट इनके द्वारा वाडा के द्वारा जो बैन किए गए हैं वो किए गए हैं जूला खातून जी। जूला खातून जी को जो है साथियों बैन किया गया है वाडा के द्वारा, लेकिन 4 साल के लिए इनको बैन किया गया है। 4 साल के लिए इनको बैन किया गया है। ये भी पाई गई है कि भाई ये कुछ ना कुछ संदिग्ध सेवन करती थी और इनको जो है पॉजिटिव उस केस में पाया गया है। तो वाडा के द्वारा इन पर 4 साल का बैन लगाया गया है जूला खातून जी पर। तो ये भी करंट में रहा है, इसको भी ध्यान में रखें। अच्छा, वाडा का जिक्र चला तो वाडा का अगर हम हेड क्वार्टर जाने कि वाडा का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, वाडा का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो वाडा के हेड क्वार्टर की बात करें तो बच्चों वाडा का हेड क्वार्टर है आपका मॉन्ट्रियल MONTREAL, मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है जी। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। ये तो हुई बच्चों वाडा आपकी इंटरनेशनल पर काम करने वाली, ठीक है। एक हमारी भी है अपनी जो हमारी नेशनल लेवल पर ये काम करती है। नेशनल लेवल पर एथलीट्स को चेक करती है, उनके सैंपल लेती है, चेक करती है कि कोई ये गलत तरह का सेवन तो नहीं कर रहे हैं, कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहे हैं। तो उस संस्था का नाम होता है जो नेशनल लेवल पर करती है, उस संस्था का नाम होता है बच्चों नाडा, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वहाँ पर W था तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यहाँ पर नाडा है, N है तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखें। अच्छा भाई, अब जब इजिप्ट की बात कर रहे थे हम तो इजिप्ट से जुड़े कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि भाई यूसुफ होसाम जी जो हैं इजिप्ट से बिलोंग करते हैं, इजिप्ट के रहने वाले हैं। तो इजिप्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इजिप्ट की कैपिटल की बात करें तो इजिप्ट की कैपिटल आप सभी जानते हैं कायरो है, कायरो होती है, ठीक है। यहाँ की अगर करेंसी की बात करें, इजिप्ट की अगर करेंसी की बात करें तो वो है आपकी इजिप्शियन पाउंड। इजिप्शियन पाउंड यहाँ की करेंसी होती है। और रिसेंटली यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपके अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कई बार स्टैटिक फैक्ट्स भी पूछ लेते हैं कि इजिप्ट वगैरह की राजधानी क्या है, ठीक है, करेंसी वगैरह पूछ लेते हैं। तो भैया ये आपके टेनिस प्लेयर हैं यूसुफ होसाम जी जो इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। इन पर लाइफ टाइम का बैन लगाया गया है और लगाया गया है टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा, ठीक है। ये हैं बच्चों आपके यूसुफ होसाम जी। कितने मासूम से लग रहे हैं, बच्चे से लग रहे हैं, लेकिन ये करप्शन में और मैच फिक्सिंग में मिले हैं, ठीक है, संदिग्ध थे ये और वो आरोप इन पर सही साबित हुए हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का तीसरा क्वेश्चन है आपका कि विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द पुलित्ज़र प्राइज फॉर 2020। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को
2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, नंबर 1 यासिन, नंबर 2 मुख्तार खान, नंबर 3 चानिंग आनंद, नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से इसका आंसर दें साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि यासिन जी को भी मिला है, मुख्तार खान जी को भी मिला है और चानिंग आनंद जी को भी ये भारतीय पुरस्कार हैं जिनको 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी। अब ये हैं जर्नलिस्ट, तो किस फील्ड में इनको ये पुरस्कार मिला है उसको भी जान लेते हैं। तो इनको जो पुरस्कार मिला है वो मिला है फीचर फोटोग्राफी। फीचर फोटोग्राफी के अंडर इनको पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये तीनों पत्रकार ही एसोसिएटेड प्रेस के हैं। कौन सी प्रेस से जुड़े हुए हैं बच्चों? ये जुड़े हुए हैं आपके एसोसिएटेड प्रेस से। एसोसिएटेड प्रेस से ये तीनों पत्रकार जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब पुलित्जर पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? देखिए, पुलित्जर पुरस्कार उनको दिया जाता है जो कुछ अचीवमेंट्स लेते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, ऑनलाइन जर्नलिज्म में, लिटरेचर में यानी कि साहित्य में, या म्यूज़िकल कंपोजिशन में, कला के क्षेत्र में भी। तो ये पुरस्कार दिया जाता है इन सभी को जो इनमें कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स, कुछ यूनिक काम ये करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझे होंगे। तो पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा दिया जाता है। ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा जान लेते हैं, पुलित्जर पुरस्कार से संबंधित कुछ फैक्ट्स। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इस प्राइज़ का, वो हुआ है 1917 में, 1917 में। किनके द्वारा हुआ है? वो हुआ है जोसेफ पुलित्जर, जिन्होंने ये पुरस्कार शुरू किया था। ठीक है, जोसेफ पुलित्जर द्वारा ये पुरस्कार शुरू किया गया था। और दिया किस लिए जाता है? एक्सीलेंस इन न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म, लिटरेरी अचीवमेंट्स या फिर म्यूजिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो पुलित्जर पुरस्कार 2020 के लिए जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं जिनको सम्मानित किया गया है वो हैं आपके यासिन, मुख्तार खान और चानिंग आनंद। ठीक है, ये हैं आपके बच्चों तीनों महानुभाव। ये हैं आपके चानिंग आनंद जी, ये हैं आपके चानिंग आनंद जी, ये हैं आपके मुख्तार खान, नहीं सॉरी, ये हैं आपके पहले वाले हैं आपके, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, नहीं ठीक है, ये आपके चानिंग आनंद जी हैं, ये आपके मुख्तार खान जी हैं और ये आपके यासिन जी हैं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। ये आपके याद रखना है आपको कि पुलित्जर पुरस्कार 2020 से इन तीनों को नवाजा गया है। और किस लिए दिया जाता है? न्यूज़पेपर की एक्सीलेंस के लिए, म्यूज़िक कंपोजिशंस के लिए, जर्नलिज्म में अच्छा काम करने वालों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के चौथा क्वेश्चन है आपका आज का कि विच इंडियन जर्नलिस्ट वाज अवॉर्डेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड? किस भारतीय पत्रकार को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं एडम हिगिनबॉटम, प्रोफेसर टी प्रदीप, सिद्धार्थ वरदराजन और चौथा ऑप्शन आपका जेनिथ बेदोया लीमा। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? जल्दी से हमें बताइए आप। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है आपका थर्ड ऑप्शन, सिद्धार्थ वरदराजन। तो सिद्धार्थ वरदराजन वो भारतीय जर्नलिस्ट हैं, वो भारतीय पत्रकार हैं जिनको फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसको भी, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में
रखें। ये पुरस्कार किन को दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड? तो बच्चों ये पुरस्कार उन जर्नलिस्ट को दिया जाता है बेसिकली जो मीडिया में मानव अधिकार, बोलने की आज़ादी, इन सब के प्रति जो काम करते हैं, मतलब जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं, उनको बोलने की, उनकी बातों को रखने के लिए काम करते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, तो आते हैं अपने बाकी के ऑप्शंस पर भी, वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज़ में रहे हैं, करंट में अभी फ़िलहाल में। तो जी पहला जो ऑप्शन है एडम हिगिनबॉटम, इनको जो पुरस्कार मिला है, इनको एक पुरस्कार दिया गया है एडम जी को, पहले ऑप्शन को जो हैं आपके वो दिया गया है इनको विलियम इकोबाई पुरस्कार इनको दिया गया है, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी अभी हाल फिलहाल में। तो वो बुक क्या नाम था जिसके लिए इनको जिस बुक के लिए इनको अवार्ड दिया गया है विलियम इकोबाई के नाम से जो पुरस्कार है? तो इन्होंने जो बुक लिखी है बच्चों, वो लिखी है एडम हिगिनबॉटम जी ने, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर, इसी बुक के लिए इनको विलियम इकोबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनको भी ध्यान में रखना है। आते हैं सेकंड ऑप्शन पर, प्रोफेसर टी प्रदीप, ये भी करंट में न्यूज़ में रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, आईआईटी मद्रास में ये प्रोफेसर हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में इनको पुरस्कार दिया गया है 2020 का निकेई एशिया प्राइज। कौन सा? निकेई एशिया प्राइज इनको 2020 का दिया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास में ये प्रोफेसर हैं टी प्रदीप, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? निकेई एशिया प्राइज। ठीक है, आते हैं अपने ऑप्शन 4 पर। फोर्थ ऑप्शन ये जेनिथ बेदोया लीमा, ये भी आपके करंट न्यूज़ में रहे हैं। ये बच्चों कोलंबिया के जर्नलिस्ट हैं, ये जर्नलिस्ट हैं एक, और कहाँ से हैं? कोलंबिया के हैं, और इनको भी 2020 के यूनेस्को गार्लिमा सेना प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, और कौन सा प्राइज दिया गया है इनको? यूनेस्को गार्लिमा सेना प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है, और ये अवार्ड भी आपका जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है। बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड की बात करें तो उसका आंसर है आपका सिद्धार्थ वरदराजन। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। ये हैं आपके सिद्धार्थ वरदराजन जी, जिनको फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित इस बार का किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु बिकेम द फर्स्ट हिंदू पायलट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान वायुसेना के पहले हिंदू पायलट कौन बने? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है ये भी। पहला ऑप्शन है आपका राहुल देव, दूसरा सुमन कुमारी, तीसरा शैलिजा धामी, चौथा आरोही पंडित। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है बच्चों वो है आपका राहुल देव। राहुल देव पहले पाकिस्तानी वायुसेना के पहले हिंदू पायलट बने हैं। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हिंदू पायलट बना है, और दूसरी बार ऐसा हुआ है। ठीक है जी,
और दूसरी बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में कोई हिंदू आया है। देखिए, इनसे पहले भी एक हिंदू पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल थे, लेकिन वो पायलट नहीं थे। ठीक है जी, तो पायलट बने हैं पहली बार राहुल देव, और दूसरी बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी वायुसेना में कोई हिंदू आया है, और वो जो दूसरे थे वो इन्हीं के पिताजी थे, इनके फादर थे। ठीक है जी, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना कि राहुल देव जो हैं ये वायुसेना के पहले हिंदू पायलट हैं पाकिस्तान के, लेकिन दूसरे ऐसे हैं जो पाकिस्तान की वायुसेना में हिंदू शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर कि हिंदू पायलट ऑफ पाकिस्तानी एयरफोर्स हु बिकेम द फर्स्ट, तो राहुल देव। ठीक है, आते हैं अपने बाकी के ऑप्शंस पर भी, अपने क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को और बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा जानते हैं सुमन कुमारी जी के बारे में। ये भी अभी हाल फिलहाल में करंट न्यूज़ में रही हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान में ही ये पिछले साल 2019 में, ठीक है पुरानी बात है लेकिन याद रखना जरूरी है, 2019 में पाकिस्तान में ही ये पिछले साल हिंदू कम्युनिटी की, किस कम्युनिटी की, हिंदू कम्युनिटी की पहली महिला जज बनी है। सुमन कुमारी जी। ठीक है, पाकिस्तान में ये हिंदू कम्युनिटी की, हिंदू समुदाय की पहली महिला जज बनी है। ठीक है, इनको भी ध्यान में रखना है। आते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पर, शैलिजा धामी। शैलिजा धामी जो है ये भी करंट में न्यूज़ में रही है। ये क्या हुआ है इनके साथ कि ये भारत की पहली फाइट कमांडर बनी थी, भारत की पहली फाइट कमांडर बनी है आपकी शैलिजा धामी, पहली फाइट कमांडर। ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है, और इनको तो रखना ही रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भारत से जुड़ा हुआ फैक्ट है। ठीक है, पहली फाइट कमांडर बनी है आपकी शैलिजा धामी। आरोही पंडित जी भी करंट में न्यूज़ में रही हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बच्चों अटलांटिक ओशियन जानते हैं ना, अटलांटिक ओशियन को, यूरोप और अमेरिका को जो है अलग करता है, एस आकार का होता है, सबसे व्यस्त ये ओशियन कहा जाता है। ठीक है, तो अटलांटिक ओशियन को, इस अटलांटिक ओशियन को अकेले पार करने वाली, कैसे, बिल्कुल अकेले, कोई नहीं था साथ में, अकेले पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी, दुनिया की पहली महिला बनी है आपकी आरोही पंडित जी, जिन्होंने अटलांटिक महासागर को पार किया, और वो भी अकेले। ठीक, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपके करंट के अभी फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं राहुल देव जी को। ये हैं आपके मासूम से राहुल देव, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, और दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। आज के छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स। हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन 1 तरुण बजाज, ऑप्शन 2 अरविंद कुमार शर्मा, ऑप्शन 3 गिरिधर अरमाने, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन ए, तरुण बजाज। ठीक है, ये 1988 बैच के IAS कैडर हैं। ठीक है, तरुण बजाज को सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए अभी हाल ही में सचिव का पदभार इन्होंने संभाला है। ठीक है, तो इनको भी ध्यान में रखना है, ये भी आपका करंट का फैक्ट है। आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर, अरविंद कुमार शर्मा। तो बच्चों अरविंद कुमार शर्मा, इनको MSME का मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बने हैं। ये MSME मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बने हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, अरविंद कुमार शर्मा जी को। ठीक है, गिरधर अरमाने जी जो बच्चों सेक्रेटरी बने हैं इन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। गिरिधर अरमाने जी जो है आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में क्या बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी तरुण बजाज जी को इकोनॉमिक अफेयर्स का सचिव बनाया गया है, आपका आर्थिक मामलों का इनको सेक्रेटरी या सचिव बनाया गया है। ठीक है, ये हैं आपके तरुण बजाज जी जो 1988 बैच के IAS कैडर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपके एग्जाम के लिए साबित होने वाली है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD और CEO ऑफ मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से इसका आंसर आप दे दीजिए साथियों। तो बच्चा इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट उत्तर है वो है आपका कृष्णन रामाचंद्रन। ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, कृष्णन रामाचंद्रन। ठीक है जी, इन्होंने जो स्थान लिया है यानी कि इनसे पहले जो थे वो थे आपके आशीष मल्होत्रा। आशीष मल्होत्रा साहब जो है पहले इनसे यहाँ पर अपॉइंट थे MD CEO के रूप में, अब हैं आपके कृष्णन रामाचंद्रन जी। ठीक है, तो इनको भी ध्यान में रखना। आते हैं अपने बाकी के ऑप्शंस पर। आगे के ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? तो आपका ऑप्शन 1 है पराग राज, ये भी करंट में न्यूज़ में रहे हैं। इनको जो है बच्चों भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का MD CEO बनाया गया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के क्या बनाए गए हैं? ये MD CEO। ठीक है, करंट की ये भी न्यूज़ है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आपने नेक्स्ट ऑप्शन पर। हरि मोहन जी भी अभी करंट न्यूज़ में रहे हैं। इनको क्या किया गया है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ये अध्यक्ष बने। किसके अध्यक्ष बने? ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ये अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अच्छा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो हेडक्वार्टर है आपका, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो है आपका कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं आपके हरि मोहन साहब। ठीक है, आते हैं अपने श्रीधर पात्रा जी पर। ये भी आपकी करंट न्यूज़ में रहे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो है बच्चों नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के चेयरमैन बने थे। नेशनल एल्यूमिनियम
कंपनी के ये क्या बने हैं, चेयरमैन बने। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। बाकी मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने, कृष्णन रामाचंद्रन। इनसे पहले कौन थे, आशीष मल्होत्रा। और मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, मैक्स ब्यूपा लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है आपका 2008 में, 2008 में, ठीक है। हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है जी। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। ये हैं आपके कृष्णन रामाचंद्रन जो आपके एमडी सीईओ बने हैं मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस के। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बीन लॉन्च्ड एग्जिट ऐप फॉर माइग्रेंट्स। हाल ही में किस राज्य के प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 उड़ीसा, ऑप्शन 4 वेस्ट बंगाल। जल्दी से इसका उत्तर हमें बता दीजिए। इसका जो राइट उत्तर है मेरे प्यारे साथियों वो है आपका वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल वो राज्य है जिसने अभी माइग्रेंट्स के लिए, प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की है, ठीक है। इस ऐप में बताया गया है कि जो लोग लॉकडाउन की वजह से, किसकी वजह से, लॉकडाउन, आप सभी जानते हैं आज का समय कितना, आज का दौर कितना बुरा चल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो सब कुछ बंद है। तो लॉकडाउन की वजह से बाहर फंसे हुए जो लोग हैं, घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये एप्लीकेशन उनके द्वारा लॉन्च की गई है कि आप इस ऐप पर आइए, रजिस्टर कीजिए और आपको आपके अपने घर पर हम पहुंचाएंगे, ठीक है। ये केवल वेस्ट बंगाल के लिए है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि एग्जिट ऐप जो प्रवासियों के लिए लॉन्च की गई है वो की गई है वेस्ट बंगाल के द्वारा, ठीक है। तो आइए वेस्ट बंगाल से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जान लेते हैं। वेस्ट बंगाल की बात हो रही है तो यहाँ की अगर कैपिटल की बात करें तो आप सभी जानते हैं कोलकाता, ठीक है जी। कोलकाता यहाँ की आपकी जो है क्या कहते हैं कैपिटल है। यहाँ के सीएम की बात करें तो फेमस दीदी ममता बनर्जी, सभी जानते हैं ममता बनर्जी, ठीक है जी। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं आपके जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ साहब यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कोलकाता जो बसा हुआ है बच्चों वो बसा हुआ है आपका हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है आपका क्या, कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था, ठीक है। कोलकाता बसा हुआ है और इसी नदी पर, हुगली नदी पर ही आपका हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज भी आपका हुगली नदी पर ही है, ठीक है। देखिए देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, लार्जेस्ट लाइब्रेरी भी कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में ही है। लार्जेस्ट लाइब्रेरी, ठीक है। इनको भी ध्यान में रखना है। देखिए एक फैक्ट और है कि अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है, अंडमान एंड निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो क्या लगता है बच्चों, वो लगता है आपका कोलकाता, ठीक है। ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। और इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भी कोलकाता में है। इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ पर है, कोलकाता में ही है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेडियम है,
यहाँ पर एक स्टेडियम है, ईडन गार्डन तो सब जानते हैं, लेकिन एक स्टेडियम है यहाँ पर जो कि साल्ट लेक के नाम पर है, साल्ट लेक स्टेडियम। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। कोलकाता में है आपका साल्ट लेक स्टेडियम। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा वो स्टेट है जिसने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है, वो है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो चलिए, ये है आपका थोड़ा सा एक, ये इसका लोगो है आपका, ये आपका जो है मोबाइल नंबर लेता है, पासवर्ड, फिर कंटिन्यू वगैरह ये सब काम होते हैं इसमें। तो ये है आपकी क्या बच्चों, एग्जिट ऐप। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आज के अपने 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंट्री हैज़ अवॉर्डेड द मेडल ऑफ वर्ल्ड वार टू, मेडल ऑफ वर्ल्ड वार टू टू किम जोंग उन द रूलर ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन को वर्ल्ड वार 2 के पुरस्कार से नवाजा गया है। वो किस देश से, किस देश ने इनको जो है उस पुरस्कार से, मेडल ऑफ वर्ल्ड वार 2 के पुरस्कार से नवाजा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका सी ऑप्शन, रशिया। रशिया ने जो है इनको, किम जोंग उनको मेडल ऑफ वर्ल्ड वार 2 से नवाजा है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के, आप सभी जानते हैं कौन है, व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने क्या करा है, नाजी पर, नाजी जिसे जर्मनी भी कहते हैं, ठीक है जी, नाजी पर जीत की जो 75वीं एनिवर्सरी हुई है, नाजी पर जीत की इस बार क्या उनकी एनिवर्सरी थी, इनकी 75वीं एनिवर्सरी थी। तो उस पर नॉर्थ कोरिया के रूलर को इस मेडल से सम्मानित किया गया है। हालांकि नॉर्थ कोरिया का कोई किम जोंग उन जो है किसी मेडल के लायक नहीं है, लेकिन ये नवाजा गया है उनको। ठीक है जी, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि वार के दौरान जिन सोवियत यूनियन सैनिक, ठीक है जी, यानी ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वार के दौरान जिन सोवियत यूनियन सैनिक जो थे, सोवियत यूनियन के जो सैनिक थे और वार के दौरान जो सैनिक शहीद हो गए थे, उनको सम्मान देने के लिए ये अवार्ड जो है, नॉर्थ कोरिया में जो शहीद हुए थे युद्ध के दौरान, उनको सम्मान देने के लिए वहाँ के जो ये शासक हैं किम जोंग उन, उनको मेडल ऑफ वर्ल्ड वार 2 से नवाजा गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? रशिया के द्वारा दिया गया है। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं आप सभी जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन हैं। थोड़े फैक्ट जान लेते हैं रशिया से जुड़े हुए। यहाँ के प्रेसिडेंट आप सभी जानते हैं व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ की कैपिटल की बात करें, रशिया की राजधानी की बात करें तो वो है आपकी मॉस्को। मॉस्को यहाँ की क्या है बच्चों? कैपिटल है। करेंसी की यहाँ की बात करें तो वो है आपकी रशियन रूबल। रशियन रूबल यहाँ की जो है करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो हैं आपके मिखाइल मिशुस्तिन, मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, प्रेसिडेंट तो वर्ल्ड फेमस है, सब जानते हैं, लेकिन पीएम का भी ध्यान रखना है, कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, रशिया में बच्चों दुनिया का पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है रशिया में। ठीक है, तो दुनिया का पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? रशिया में ही है। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ से मिसाइल ले रहे हैं, अभी हाल ही में हम इनसे एक मिसाइल लेंगे। कितनी मिसाइल ले रहे हैं हम यहाँ से बच्चों? 5400 मिसाइल इनसे ले रहे हैं। सॉरी, 5400 नहीं है, गलत हो गया बताने में,
S-400 मिसाइल इनसे हम ले रहे हैं। ये S-400 है, सॉरी, ये S-400 मिसाइल इनसे हम ले रहे हैं, ठीक है। और रशिया के हथियारों का भुगतान करने के लिए, जो हम रशिया से हथियार ले रहे हैं उनका भुगतान करने के लिए यूको बैंक से समझौता भी किया गया था। ये भी ध्यान रखना है। किससे? यूको बैंक से। यूको बैंक से जो है बच्चों समझौता किया गया था भारत का। भारत ने, सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने यूको बैंक से समझौता किया है कि भाई आपको जो है इनको पे करना है, हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अब नॉर्थ कोरिया को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो ये जो है बिना मतलब में मिसाइल वगैरह छोड़ देंगे हमारे ऊपर। तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल जो है आपकी, वो है आपकी प्योंगयांग। प्योंगयांग यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। करेंसी की बात करें तो नॉर्थ कोरियन वॉन यहाँ की करेंसी है। नॉर्थ कोरियन वॉन यहाँ की करेंसी है, नॉर्थ कोरिया की, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चन का आंसर है कि किस कंट्री के द्वारा मेडल ऑफ वर्ल्ड वार टू के टू किम जोंग उन द रूलर ऑफ नॉर्थ कोरिया, विच कंट्री हैज अवार्डेड द मेडल ऑफ वर्ल्ड वार टू, किस कंट्री के द्वारा मेडल ऑफ वर्ल्ड वार टू नवाजा गया है किम जोंग उन को, जो कि नॉर्थ कोरिया के शासक हैं, वो है आपके रशिया के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये है आपके किम जोंग उन और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ठीक है जी। इन चीज़ों को ध्यान रखना। बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पर। हाउ लॉन्ग हैज़ द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स रिसेंटली बीन पोस्टपोन्ड? हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो बच्चों पहला ऑप्शन है 2021, दूसरा है 2022, तीसरा है 2023, चौथा है 2024। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट उत्तर है वो है आपका पहला ऑप्शन 2021। आप सभी जानते हैं आज का समय क्या चल रहा है, कोविड-19, तो सभी चीज़ें जो है अस्त व्यस्त हैं, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। तो ये कोविड-19 की वजह से जो है 2021 तक के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है आपका स्थगित किया गया है। वर्ल्ड गेम को छोड़कर, क्योंकि ओलंपिक और ये एक साथ क्लैश कर रहे हैं, तो वर्ल्ड गेम को नहीं किया गया है, ओलंपिक को भी किया गया है, ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अगर बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन आपका 1934 में। हेडक्वार्टर है इसका बच्चों कुआलालंपुर, मलेशिया। कुआलालंपुर, मलेशिया, ठीक है जी। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। ये मैं शायद आपको बता भी चुका हूँ, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो ये थे आज के आपके 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मई की करंट की न्यूज़ से जुड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ को ध्यान रखना है। और आपको अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने चैनल लर्नर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी हिट करना है, ताकि आपको हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशंस, अपकमिंग वीडियोस के मैसेज या नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो आपके लिए इसी प्रकार से आगे के भी करंट चलती रहेगी, ये तो कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है, आज के सेशन को भी ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।